यस ITI टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि CBT एग्ज़ाम की दृष्टि से 2020 MCQ सीरीज 2024 चलाई जा रही है, जो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जा रहा है। सारे प्रश्न नियमित PDF से लिए गए हैं। यह हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें DC जनित्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हल कराया जा रहा है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज का 61 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। DC मोटर के गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं बैक EMF इक्वल टू होता है P∅ZN/60A होता है। तो जो N इज प्रोपोर्शनल EB/φ होता है। तो देखिए φ यहाँ सबसे ऊपर है C नंबर में और B में भी ऊपर है, तो ये गलत है। और C में भी देखिए φ ऊपर है, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A सही होगा, N इक्वल टू EB/φ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 पोल DC मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग कितने समानांतर रास्ते हैं? ये 4 पोल का मोटर है और उसमें डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग की गई है, तो समानांतर पथों की संख्या क्या होगा? तो लैप बाइंडिंग के लिए समानांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होता है। इसका मतलब पोलों की संख्या यहाँ पे 4 है और बोल रहा है कि डुप्लेक्स बाइंडिंग है, यानी डुप्लेक्स है यानी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो टोटल समानांतर पथों की संख्या हो जाएगी 8। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। DC मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो ये DC मोटर में कौन सा नियम लगता है इसकी बात कर रहा है। फ्लेमिंग के 2 नियम है, एक फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम और दूसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम DC जनरेटर में लागू होता है, ठीक है, जिसमें EMF की दिशा ज्ञात की जाती है। और DC मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है, जिसमें चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम सही होगा, ऑप्शन नंबर C फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर C फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। DC मोटर का नाम क्या है? तो चित्र को देखते हैं, चित्र को देख करके ही आपको पता चलेगा कौन सा ये DC मोटर है। फिगर को अच्छे तरीके से देख लिए हैं और आपको बताना है कि ये कौन सा DC मोटर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आर्मेचर के समानांतर में फील्ड वाइंडिंग को संयोजित किया गया है। तो जब आर्मेचर के समानांतर में फील्ड वाइंडिंग को संयोजित किया जाता है तो उस मोटर को DC शंट मोटर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर A सही होगा, DC शंट मोटर। और यदि आर्मेचर के समानांतर में न जोड़ करके अगर सीरीज में जोड़ा जाता तब DC श्रेणी मोटर होता। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही होगा, DC शंट मोटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 65। DC मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? तो करंट की दिशा कैसे हम ज्ञात करते हैं, किस नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं? तो DC मोटर में आप जानते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है और जो मिडिल अंगुली होती है, मध्यमा जो होती है, वो चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए प्रश्न संख्या 66 देखिए। DC शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? तो आप जानते हैं कि DC मोटर में DC सप्लाई दी जाती है। जब DC सप्लाई देंगे तो मोटर करंट लेगा, यानी मोटर करंट लेगा तो इसका फार्मूला क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि DC मोटर के लिए जो वोल्टेज फार्मूला होता है V बराबर EB+IA/RA होता है। अगर यहाँ से IA का मान निकालें तो आपका फार्मूला होगा V-EB/RA बराबर IA। तो विकल्प कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर C मैच कर रहा है विकल्प, IA इक्वल टू V-EB/RA। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67। प्रश्न है DC मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है?
दिशा की पहचान करनी है तो कौन सा नियम लागू करेंगे? सही उत्तर क्या होगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कार्क स्क्रू नियम, दाहिने हाथ की पकड़ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो आप जानते हैं कि डीसी मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कार्य करता है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा अंगुली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इससे आपका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68। डीसी मोटर के प्रकार का नाम बताइए। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, डीसी मोटर ये कौन सा है, बताइए। ऑप्शन है शंट मोटर, श्रेणी मोटर, लंबी शंट कंपाउंड मोटर या शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो देखिए, शंट मोटर नहीं है। शंट मोटर इसलिए नहीं है कि आर्मेचर के समानांतर में एक फील्ड वाइंडिंग जोड़ी गई है, लेकिन एक और वाइंडिंग जोड़ी गई है। तो जिस मोटर में दो वाइंडिंग देखने को आपको मिले, दो फील्ड वाइंडिंग देखने को मिले, तो वो जो मोटर होता है वो कंपाउंड की श्रेणी में आ जाता है। इसका मतलब ऑप्शन ए भी नहीं सही है और बी भी नहीं सही है। अब ऑप्शन नंबर सी और डी में एक ऑप्शन सही है। अब आप देख पा रहे हैं कि केवल जो शंट बाइंडिंग है, जो शंट फील्ड बाइंडिंग है, वो आर्मेचर के एक्रॉस में जुड़ा है। किसके एक्रॉस में जुड़ा है? आर्मेचर के एक्रॉस में जुड़ा है। तो अगर इस तरह से संयोजन होता है तो उस मोटर का नाम है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? तो बैक ईएमएफ का जो फार्मूला होता है ईवी बराबर P/ZN/60A होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बैक ईएमएफ का कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, P/ZN/60A। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर यानी 70वां प्रश्न। उपकरण का नाम क्या है? जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये कौन सा उपकरण है? इस चित्र को देख करके आप लोग बताइए। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मेगर, ऑप्शन नंबर बी है भू प्रतिरोधक परीक्षण, सी ऑप्शन है आंतरिक ग्राउलर और बाहरी ग्राउलर। तो बताइए सही ऑप्शन कौन सा होगा? जैसा कि आप फिगर देख चुके हैं, तो फिगर से आपको समझ में आ गया होगा कि ये बाहरी ग्राउलर है, क्योंकि ऊपर से आप देख रहे हैं खुला हुआ है। ठीक, तो इसका नाम होगा बाहरी ग्राउलर। बाहरी ग्राउलर से हम आर्मेचर की टेस्टिंग करते हैं। आर्मेचर की कोर से बाइंडिंग शॉर्ट तो नहीं है, इसकी हम जांच करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या होगा? जो कॉइल पिच है पोल पिच से कम है। देखिए, जब कॉइल पिच पोल पिच से कम होता है तो उसे हम शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग के नाम से जानते हैं। कौन सा बाइंडिंग के नाम से जानते हैं? शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर पोल पिच और कॉइल पिच बराबर होता तब उसे पूर्ण पिच का नाम दिया जाता, लेकिन यहाँ पे पोल पिच से कॉइल पिच छोटी है, यानी कॉइल पिच छोटी है और पोल पिच बड़ी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग। इसको शॉर्ट पिच बाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें, होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाएं, होल्डिंग कॉइल को पकड़ने के लिए वोल्टेज बढ़ाएं, होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करें। तो सही ऑप्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि उससे हम लोग को एक हौसला मिलता है। ठीक है, सवाल को अच्छे से पढ़िए। सवाल है आपका डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या होता है? तो श्रेणी प्रतिरोधक का मेन उद्देश्य होता है होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित करना। जो होल्डिंग कॉइल होती है कुछ इस तरह का स्टैंपिंग होता है और इसमें कॉइल जुड़ी रहती है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। जो रेजिस्टेंस का दूसरा जो वायर होता है वो न्यूट्रल की तरफ जाता है। ठीक है, और ये आपकी सप्लाई यहाँ से इसको दी जाती है।
तो इस रेजिस्टेंस का काम है होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर। डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिकल ट्रेन में किया जाता है? बताइए। फील्ड डाइवर्टर विधि या फील्ड टेपिंग विधि या आर्मेचर डाइवर्टर विधि या आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो देखिए, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए फील्ड डाइवर्टर विधि का उपयोग किया जाता है। यानी फील्ड डाइवर्टर विधि का उपयोग करके गति को नियंत्रित करते हैं, जिससे ट्रेन की गति भी नियंत्रित होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फील्ड डाइवर्टर विधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? चलिए ऑप्शन को पढ़े गौर से देखिए। होल्डिंग करंट को बढ़ाने के लिए या होल्डिंग करंट को घटाने के लिए या शंट फील्ड करंट को बचाने के लिए या शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए, फील्ड कॉइल को होल्डिंग के सीरीज में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य होता है कि यदि फील्ड कॉइल खुल जाए तो उस समय होल्डिंग कॉइल होता है उसका सर्किट ब्लॉक हो जाए। अब जब सर्किट ब्लॉक हो जाएगा तो क्या करेगा, हैंडल को छोड़ देगा। और जब हैंडल को छोड़ देगा तो मोटर क्या होगा, ऑटोमेटिक रुक जाएगा। यानी मोटर को सुरक्षित रखने के लिए फील्ड कॉइल को होल्डिंग कॉइल के सीरीज में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 75 नंबर देखते हैं। डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदली जाती है? बताइए। ऑप्शन है रेटेड गति बनाए रखने के लिए, मोटर विशेषता को बनाए रखने के लिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बनाए रखने के लिए या मोटर को ओवरलोडिंग से रोकने के लिए। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मोटर की विशेषता बनी रहे, पहले जैसी बनी रहे, इसलिए हम केवल आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर ही डीसी कंपाउंड मोटर की दिशा को चेंज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मोटर विशेषताओं को बनाए रखें। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियाँ प्रदान की जाती है? ऑप्शन है क्षेत्र नियंत्रण विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि, गति नियंत्रण की वार्ड-लियोनार्ड विधि। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो देखिए, आपको फार्मूला पता है, N इज प्रोपोर्शनल टू EB/φ। देखिए, यदि फील्ड को घटाते हैं तो आपका गति क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि क्षेत्र नियंत्रण विधि सही नहीं है और इसमें वोल्टेज नियंत्रण विधि भी नहीं सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर नियंत्रण विधि। आर्मेचर नियंत्रण विधि में क्या होता है, गति कम होने लगती है। चलिए प्रश्न संख्या 77 नंबर देखते हैं। उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है क्षेत्र वोल्टेज को नियमित करें, आर्मेचर करंट को कम करें या आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें या फिर मोटर को सुचारू संचालन करें। तो सही ऑप्शन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्मेचर करंट को कम करें। इसीलिए स्टार्टर का उपयोग किया जाता है कि आर्मेचर में स्टार्टिंग में करंट कम जाए, यानी धारा को एक सीमित वैल्यू में रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कुचालक सामग्री श्रेणी बी का कुचालक है? ऑप्शन है कपास, बांस, फाइबर ग्लास या चमड़े का कागज। सही ऑप्शन क्या होगा, बताइए। कौन सा कुचालक बी क्लास का है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास बी श्रेणी का कुचालक है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या होगा, बताइए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 155।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है डीसी श्रेणी मोटर, डीसी शंट मोटर, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर या डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर का उपयोग निरंतर गति ड्राइव में किया जाता है। तो आज की क्लास का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आपको यह क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी अगर वीडियो इस चैनल के माध्यम से आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा।